बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिद, जिस पर जिद है कुछ बेहतर करने की। और ये है हमारे सामने आज क्लास 12th से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि अल्टरनेटिंग करंट में डील करता है। और ये क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। ये अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12th का एक टॉपिक है जिसमें हम सिंपल रजिस्टर और इंडक्टिव सर्किट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते रहिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो बाहर के ट्रांसफार्मर से मीटर से होते हुए हमारे घरों में आता है, उसको हम बोलते हैं एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जो कि बैटरी ऑपरेटेड रहता है, जिसमें प्लस या माइनस साइन होता है। एसी की हम बात करें तो आप देख सकते हो, ये होता है एसी का साइन, ऐसा एस जैसा बना रहता है। और इसमें विशेष गौर रखने वाली बात यह है कि कोई भी प्लस या माइनस नहीं रहता। और दूसरा चीज, करंट की कोई डायरेक्शन शो नहीं की जाती, क्योंकि एसी पॉजिटिव भी जाता है, नेगेटिव भी जाता है। तो इन सर्किट में आप देखेंगे कि करंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, बल्कि डीसी वाले करंट में जिसमें प्लस या माइनस रहता है, वहां पे एरो दिए रहते हैं कि करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन को जा रहा है। तो यहां आप देखेंगे करंट की कोई डायरेक्शन नहीं है। ये जो सर्किट बना है ये रेजिस्टिव सर्किट है। ये सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर है। रेजिस्टेंस सर्किट का नाम होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टेंस सर्किट का क्या नाम होगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपने एक रेजिस्टेंस लगाना है और उसके साथ एक एसी सोर्स अप्लाई करना है, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। अभी होगा क्या, जो ईएमएफ की इक्वेशन होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, वो स्टैंडर्ड होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या होती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और वहीं जो करंट की इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ई नॉट और आई नॉट, विच इज दिस एप्सिलॉन नॉट एंड आई नॉट, दिस द पीक वैल्यूज। ये हाईएस्ट वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यूज हैं करंट और वोल्टेज के। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन वाला एक्सप्रेशन है, ये आपको वोल्टेज बताता है। क्या बताता है? वोल्टेज बताता है। अभी यहाँ पर आप देखिए कि वोल्टेज पहले बनता है, वोल्टेज हाई अमाउंट में रहता है और करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कम हो जाती है। तो ज्यादातर ये देखा जाएगा कि जो वोल्टेज रहता है दैट इज ग्रेटर देन द करंट वैल्यू। तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट। अभी आप क्या करेंगे? ओम्स लॉ क्या कहता है? I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ पर आप देखिए आई नॉट की जगह आप एप्सिलॉन बाय आर रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाय आर, और साइन ओमेगा टी एज इट इज आएगा। दैट मीन्स आई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय आर लिखा जा सकता है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? ईएमएफ है या फिर वोल्टेज है। ये है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है? वेक्टर से बताया जाएगा। यहाँ वेक्टर, ये एक एरो देखिए, ये वेक्टर है। दो वेक्टर्स हम यूज करेंगे, एक होगा आपके लिए करंट के लिए और एक होगा ईएमएफ के लिए या वोल्टेज के लिए। तो जितना ज्यादा इसका लेंथ होगा उतना ज्यादा इस फेजर का या फिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है इसकी वैल्यू। तो आप देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ज्यादा है और करंट का वेक्टर छोटा है। तो ये करंट का वेक्टर है, ये एप्सिलॉन नॉट का वेक्टर है। दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू करंट की मैक्सिमम वैल्यू से काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट का जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, जो इसका फेजर है, ये 0 डिग्री से ओमेगा टी डिग्री पर डिस्प्लेस होता है। और वहीं जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू है वो इससे भी फाई आगे चल रहा है। फॉर सपोज करंट आगे से चल रहा है, फाई आगे चल रहा है, तो इसका करंट का फेज ईएमएफ के, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फेज से फाई आगे है। तो यहां पर आप देखिए, इसलिए हमने इस करंट के वेक्टर को इससे कितना आगे बनाया है? फाई आगे बनाया है। यदि ये दोनों सेम होते, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों साथ साथ चलते, जैसे ये पेन के साथ आप इसको साथ में चला दो, तो देखिए कोई फेज डिफरेंस नहीं है। पर ये अभी उंगली पीछे चली गई, मतलब कि ये इससे पीछे लैग कर रही है, ये बिहाइंड है। तो अब देखिए यहाँ पर करंट आगे है और वोल्टेज बिहाइंड है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब रेजिस्टिव सर्किट में ये होता है कि जब फेज डिफरेंस नहीं है तो जो वेव फॉर्म बनेगा वो सिंक करता है। देखिए आप यहाँ पे, ये साइनोसॉइडल वेव है जो साइन की वैल्यू को क्या करती है? फॉलो करती है। जैसे साइन यहाँ 0 है तो 0 होगा वैल्यू, 90 पर मैक्सिमम, पाई पर 0, 2 पाई पे फिर 0। तो ये साइनोसॉइडल वेव है। तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन के लिए ये वाली वेव जा रही है जो कि हाई मैग्नीट्यूड रख रही है, और करंट का मैक्सिमम वैल्यू कम है, तो करंट के लिए इसी के ठीक नीचे फॉलो करती हुई एक छोटी वेव जा रही है, बिकॉज करंट वैल्यू इज लेस। तो आई नॉट मैक्सिमम, जो आई नॉट है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से कम है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ज्यादा है, आई नॉट कम है।
तो ईएमएफ की पीक वैल्यू ज्यादा है और करंट की पीक वैल्यू कम है, पर दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। दीज आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। ये जहां जीरो ये यहां पर है, ये दोनों वेव यहां जीरो है, यहां मैक्सिमम है, 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 यहां जीरो है। तो दिस इज कॉल्ड नो फेज डिफरेंस when there is not any kind of angle difference or phase difference between the electromotive force and current। तो आप इस प्रकार से वेव फंक्शन बनाएंगे, उसका वेव ग्राफ बनाएंगे। ये इसका फेजर ग्राफ और कैसे बनेगा, आप यहाँ पूरा सर्कल मत लीजिए, अब आप सिर्फ ये एल ले लीजिए, एक क्वाड्रेंट ले लीजिए, क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस लीजिए, वाई एक्सिस लीजिए, और बिकॉज करंट और एप्सिलॉन या करंट और ईएमएफ के बीच में, करंट और ईएमएफ के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मींस दे विल लाई ऑन अ सिंगल लाइन। तो यू कैन से एक ही लाइन पर एप्सिलॉन नॉट है और करंट भी है, आई नॉट भी है, एक ही वैल्यू पर, एक ही लाइन पर आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट भी है, आई नॉट भी है, दैट मीन्स ईएमएफ भी है और करंट भी है। नो फेज डिफरेंस, कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है। यदि हम बात करें प्योर इंडक्टिव सर्किट की, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होना है, आपको रेजिस्टेंस नहीं लगाना है, आपको एक इंडक्टेंस लगाना है। इंडक्टेंस मतलब कॉइल स्ट्रक्चर देना है, और यहां पर यह भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। इसको एल से बताओगे आप। अभी आप यहां देखो, फिर से कोई करंट की डायरेक्शन नहीं है, एक एसी सोर्स लगा है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी होता है, वोल्टेज है, यहां पे ये वोल्टेज एक्सप्रेशन है, और उसके बाद करंट बनेगा। अब करंट जो आना चाहिए वो इतना आना चाहिए, पर ये आएगा कैसे, ये आप यहां से देखो, ये देखा जा रहा है कि करंट जो है वो ईएमएफ के 90 लैग करता है। तो यदि यहाँ ओमेगा टी है तो ओमेगा टी से 90 π/2 पीछे चलता है। कैसे डिराइव होगा, यहाँ देखिए, फैराडेज लॉ लगाइए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो -L di/dt होगा। आई का मतलब है करंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फैराडे ने यही बताया था कि करंट जैसे जैसे चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो उतना बेहतर होगा, उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देखिए एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt। अभी जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो लेंज लॉ कहता है कि जो जनरेटेड करंट है, जनरेटेड ईएमएफ है, अपने ही सोर्स का अपोज करता है, तो यहां माइनस साइन आता है, और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एल आता है विच इज द इंडक्टेंस। इसमें आप देखिए यहां पे एप्सिलॉन का एक्सप्रेशन रखिए, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, उसके बाद एल एज इट इज रखिए, माइनस साइन आप हटा सकते हैं क्योंकि माइनस साइन सिर्फ अपोज बताता है कि ये अपोज कर रहा है अपने सोर्स का जनरेटेड ईएमएफ। तो माइनस साइन वी हैव नेग्लेक्टेड। नाउ एल di/dt, dt आप इस तरफ ले आइए, यहाँ di बचेगा, और दो l को नीचे ले आइए और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, इंटीग्रेशन। अब di का इंटीग्रेशन क्या होता है, i। छोटे छोटे करंट को आप जोड़ोगे तो एक बड़ा करंट बनता है, उसको आप बोलोगे i। इसी तरह एप्सिलॉन नॉट बाय एल कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि आता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ये आपको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, जैसे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन के फॉर्म में होता है, और डिवाइड में यहां से ओमेगा नीचे आ जाता है जो यहाँ थीटा के साथ हो, और टी टी कैंसिल हो जाता है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप रखेंगे c इज इक्वल टू आई। इसके आगे आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, देखिए हमको ये लाना है और ये आएगा। अभी क्या होगा, i इज इक्वल टू माइनस पूरा बाहर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस c डिवाइड बाय एल ओमेगा, दिस इज एल ओमेगा। यदि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम हटा दें, नेग्लेक्ट कर दें, बिकॉज वी डू नॉट नो इट्स वैल्यू, एज वेल एज यदि कोई एररफुल एस्टिमेशन नहीं है तो इसको हटाया जा सकता है। तो यहां पर i इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट बाय एल ओमेगा, अलग से लिखिए कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने हटा दिया है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है, माइनस एप्सिलॉन नॉट बाय एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी विल बी साइन 90 माइनस ओमेगा टी, है ना। अब यहां से क्या होगा, ये माइनस साइन अंदर ले जाइए यहां, और जब भी कहीं ऐसा लिखाओ तो आप अंदर की एंटिटी को रिवर्स कर सकते हैं। तो यहां पर ओमेगा टी आगे आ जाएगा और 90 बाद में चला जाएगा। यू विल सी माइनस साइन π/2 माइनस ओमेगा टी होगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स हैं, तो यहां इस पूरे एलिमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो। अभी आप देखिए जो एक्सप्रेशन बना उसको यदि अपन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से बात करें, i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये वाला एलिमेंट आपके पास क्या बना रहा है, आई नॉट। तो यू कैन से आई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट या ईएमएफ नॉट डिवाइड बाय एल ओमेगा। साथ में बचा साइन
ओमेगा टी माइनस 90। अच्छा आप वापस देखिए, यदि अपन ओम्स लॉ की बात करें तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता था। आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ पर आई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय एल ओमेगा है, तो एल ओमेगा को आप आर एल लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट टोटल विच इज एल ओमेगा। तो आर एल इज इक्वल टू एल ओमेगा आप लिख सकते हैं। आप देख भी पा रहे हैं ये पूरे दोनों फॉर्मूले, यहाँ पर ये आर और यहाँ पर ये एल ओमेगा एक दूसरे से सिंक कर रहे हैं, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट वोल्टेज से सिंक कर रहा है। समझ में आ रही है बात बच्चों आपको? अभी आप देखो यहाँ पर, यहाँ जो वोल्टेज अपन लेकर चले थे ईएमएफ, वो ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ करंट जो आया है उसका एक्सप्रेशन बना है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। दैट मीन्स यू कैन सी कि करंट लैग कर रहा है इस ईएमएफ से कितना पीछे, 90। पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, पाई 180 बाई 2 90, तो 90 लैग कर रहा है। तो इसका यदि अपन वेव ग्राफ बनाएंगे तो आप देखो ईएमएफ के लिए तो आपको साइन वेव बनानी है, साइन वेव जो 0 से चालू होगी और इसी प्रकार की साइन वेव रहेगी। पर यहां आप देखो, यहां आ रहा था कॉस और इसी को अपन ने पलट के साइन के फॉर्म में लाए थे, तो दूसरी वेव कॉस वेव बनेगी। इस प्रकार से आप देखोगे कि ये एक वेव चलेगी जो कि आपके पास कौन सी वेव है, करंट की वेव है। ये आपके पास ईएमएफ की वेव है, इससे पीछे चल रही है, इसके यहां नीचे से चल रही है कौन सी वेव, करंट की वेव। तो 90 लैग कर रही है। तो आई की वेव और ईएमएफ की वेव में ये डिफरेंस आता है किस सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर इस प्रकार से ये वेव चलती है। अभी अपन बात करते हैं इसके फेजर डायग्राम की। तो एक्स एक्सिस लीजिए, वाई एक्सिस लीजिए। फॉर सपोज ये आपने एक एप्सिलॉन का, ईएमएफ का, वोल्टेज का फेजर बनाया है, वेक्टर बनाया है, तो इससे 90 पीछे आपको ले जाना पड़ेगा ये वाला वेक्टर 90 पीछे करंट का, क्योंकि करंट 90 लैग कर रहा है। तो एक जहां पर भी आप एप्सिलॉन नॉट बनाएंगे उससे 90 पीछे आपको करंट बनाना पड़ेगा, 90 नीचे क्लॉकवाइज में। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो जाएगा किसका, प्योर इंडक्टिव सर्किट का। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि फेजर डायग्राम वेक्टर से बताए जाएंगे। इन वेक्टर की लंबाई जितनी होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर की लंबाई कम होगी तो मैग्नीट्यूड कम होगा। नॉर्मली एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा पाया जाता है, आई नॉट कम पाया जाता है, क्योंकि वोल्टेज ही डिराइव करता है करंट को, और रेजिस्टेंस लगने से करंट का वैल्यू कम होता है। ये करंट सर्किट है और ये वोल्टेज सर्किट है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके फेजर। यहां पर यदि अपन इस केस की बात करें, इसका फेजर बनाओगे आप, तो आप देखो ये आपका ईएमएफ सोर्स है वोल्टेज वाला, तो ईएमएफ वाली लाइन बड़ी रहेगी और करंट की वैल्यू कम है तो करंट वाली लाइन छोटी रहेगी। और ईएमएफ वाला ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट 0 डिग्री से ओमेगा टी आगे है तो आप ओमेगा टी एंगल बनाएंगे, और उससे फाई आगे है करंट का वैल्यू, तो इससे फाई आगे आप करंट बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको फेजर डायग्राम क्रिएट करना पड़ते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट के। आई होप यू हैव गेन सम नॉलेज थ्रू दिस वीडियो। आप इसको दोबारा देख सकते हैं यदि कुछ समझ में नहीं आया हो। ऐसे हम और भी वीडियोस लाएंगे क्लास 12 से रिलेटेड, जिसमें बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें जो टफ लगती हैं वो ईजी वे में उसको समझ पाएँ। बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।